हेलो डीडी, आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे मास्टरमाइंड क्लास में। आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ओके, पिछले लेक्चर में हमने जो कुछ भी पढ़ा, ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने जो कुछ भी पढ़ा यानी द सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर के जो 5 प्रॉपर्टी पढ़े थे, 5 प्रॉपर्टी जो पढ़े हम सब, आज जो 4 प्रॉपर्टी चलेगा। उसके बाद आपका जो द सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर का जो है प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगा। उसके बाद लिक्विड की प्रॉपर्टी कुछ पढ़ेंगे आज, यानी लिक्विड की प्रॉपर्टी जितना हो सकता है उतना कवर करेंगे इस लेक्चर में। ओके, तो सबसे और जो कल आपने अगर पिछला लेक्चर नहीं लिया है, देखा है, ठीक, पिछले लेक्चर को जरूर से देख ले, क्या है कि पिछले लेक्चर का भी कुछ भाग इसमें पढ़ गया होगा। ओके, जो जो हम बोलेंगे कि आपने नहीं देखा तो समझ लीजिएगा वो पिछले लेक्चर में ही हमने बता दिया है। ओके, तो ध्यान दीजिएगा, ये जो छठा पॉइंट है, छठा पॉइंट क्या है? द्रवणांक और क्वथनांक। ओके, द्रवणांक और क्वथनांक, ठीक है। इसको कहीं ना कहीं बच्चे जो है ये भी एफर्ट करता है, थोड़ा बहुत भी करता है लेकिन करता है। ओके, आज इसको जो है पूरी तरह से होला कर देते हैं, यानी पूरा आसान कर देते हैं आपके लिए। तो देखिए द्रवणांक, द्रवणांक का आज इंग्लिश याद रखिएगा। ओके, द्रवणांक और क्वथनांक, यानी ये हो जाता है मेल्टिंग, मेल्टिंग पॉइंट, ओके, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ओके, एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, यानी उसको जो है पिघलाना होता है। मेल्ट यानी क्या होता है? पिघलाना। आप सुने होंगे कि लोहार की जो फैक्ट्री में काम करती है या किसी के मुंह से सुने होंगे कि लोहा को मेल्ट कर रहे हैं, यानी पिघला रहे हैं, ठीक है। वहां भी इसका यूज होता है। मेल्टिंग यानी याद रखिएगा द्रवणांक, और बॉइलिंग यानी याद रखिएगा क्वथनांक। बॉइलिंग का मतलब आप जानते हैं, बॉयल जो जब आप पानी को उबालते हैं, ठीक है, ये बॉइलिंग पॉइंट हो गया। ओके, तो वहां पर जो आप जो बॉइल करते हैं पानी को कितने डिग्री सेल्सियस पे करते हैं, ओके, इसकी बात है। और जो यहाँ पर हम करने वाले हैं द्रवणांक, ठीक है, द्रवणांक को भी कितने डिग्री सेल्सियस पे जो है गलाया जाता है लोहे को। ओके, लोहा रख लीजिए या सॉलिड को कितने डिग्री सेल्सियस पर गलाया जाता है, ठीक है। तो देखिए हम बात करते हैं द्रवणांक के बारे में। सबसे पहले द्रवणांक में जैसे देखिए ये हमारे पास क्या है, मार्कर है। मार्कर को पिघलाने में आपको कम ऊर्जा लगेगा, ठीक है, यानी इसमें टेम्परेचर जो आपको कम देना पड़ेगा। ओके, ये बात भी है। और अगर देखिए इसको पिघलाने में हमको कम ऊर्जा लग रहा है, ठीक है, तो एक काम करते हैं, इससे थोड़ा और हार्ड लेते हैं। तो हम जो है लोहा को पिघलाते हैं, ठीक है। लोहा को पिघलाने में जो है ना उसका द्रव्यमान कितना होता है पता है आपको? लोहा को पिघलाने में 1500 डिग्री सेल्सियस से 2000 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर लगता है, ठीक है। इसको आपको याद नहीं रखना है, बस हम आपको बताने के लिए इसका यूज कर रहे हैं, ठीक है। यानी बहुत ज्यादा ही लगता है, ठीक है। 1500 डिग्री सेल्सियस से 2000 डिग्री सेल्सियस, इतने में तो आदमी का राख भी बन सकता है, ठीक है। बहुत ज्यादा टेम्परेचर हुआ, ठीक है। यानी जो लोहा की फैक्ट्री में काम करते हैं, सोच लीजिए इतना टेम्परेचर में उसको रहना पड़ता है। ओके, अब देखिए क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट यानी जब पानी को उबालते हैं, पानी को तो जानते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है, ठीक है। लेकिन लोहा कितने डिग्री सेल्सियस पे उबलता है, ठीक है। इसका ले लीजिए 2000 डिग्री सेल्सियस से 5000 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। देखिए जहां पानी का था उबलने का 100 डिग्री सेल्सियस, वहीं इसका है 2000, तो सोचिए कितना अधिक हुआ, ठीक है, बहुत ज्यादा अधिक हो गया। तो इसलिए बोला जाता है क्या कि द सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर में द्रवणांक और क्वथनांक क्या होते हैं? उच्च होते हैं। क्या होते हैं? उच्च होते हैं। यानी अगर पूछ देगा सॉलिड और स्टेट, यानी सॉलिड का द्रवणांक और क्वथनांक क्या होंगे, तो उच्च होंगे। क्या होंगे? उच्च होंगे। आप कोई अगर पूछेगा कैसे होगा, तो आप उसको एग्जांपल से समझा सकते हैं। ओके, सॉलिड के फॉर्म में ये भी आ जाता है, ओके, सॉलिड के फॉर्म में ये भी आ जाता है। उससे अच्छा नहीं तो आप बर्फ ले लीजिएगा, बोलिएगा कि जब बर्फ रहता है वो सॉलिड के फॉर्म में रहता है, जैसे उसको अपने हाथ फेंकते तो वो क्या होता है, पिघलना शुरू हो जाता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल यहाँ से आप बता सकते हैं। ये भी रहा, ठीक है, उच्च होंगे। लेकिन वो जो है बर्फ, ठीक है, बर्फ का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है
मेल्टिंग पॉइंट वो 0 होता है, ठीक है। आपके शरीर का जो टेम्परेचर होता है, ठीक है, टेम्परेचर से कम ही होता है, यानी थोड़ा सा भी गर्मी लगेगा वो पिघलना शुरू हो जाता है, ठीक है। जैसे गर्मी के दिन में आइसक्रीम खाते तो पिघलना शुरू हो जाता है, ठीक, उसी प्रकार से आपके शरीर की गर्मी से वो बर्फ पिघलना शुरू हो जाता है, ठीक है। ये रहा द्रव्यनाम और क्वथनांक, ठीक है। और जो सतमा है, ये सतमा आप देखते हैं आगे, सतमा, ओके। सतमा जो है विसरण है आपका, ओके। विसरण, विसरण, ओके। विसरण और संपीड़न, संपीड्यता एक ही साथ खत्म कर देते हैं, ओके। सबसे पहले समझते हैं हम विसरण, ठीक है। विसरण के बारे में आप समझिए यहाँ पे, ठीक है। देखिए ये कलर लिए, ओके, कलर लिए, अब क्या करते हैं, इस कलर को दूसरे कलर लिए इसके साथ, ठीक है, मिक्स कर दिए हम कलर को, ओके। जैसे आप कलर को मिक्स करते हैं ना, ठीक उसी प्रकार से हल्का फुल्का यहाँ पे मिक्स हो चुका है कलर, ओके। आपको दिख रहा होगा पहले जैसा जो है ना इसका थी नहीं रहा, अब देखिए यहाँ पे करते हैं, ठीक है, ये कलर मिक्स हो चुका है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा। अगर नहीं तो आप जो है ना ऐसे समझिए, दो कलर लीजिए आप, ठीक है, दो कलर को जब मिक्स करते हैं तो तीसरा कलर बनता है, ठीक। उसी प्रकार से विसरण मतलब होता है क्या, या तो आप ऐसे ले लीजिए कि आप जो शरबत बनाते हैं, पानी लेते हैं, चीनी लेते हैं, ठीक है, मिक्स करते हैं, ठीक है। अच्छा चलिए, आप ये सब जो जूस पीते हैं, ठीक है, बच्चे को देखते होंगे बचपन में जब दुकान में मिलता था ऑरेंज का जूस, ठीक, छोटा सा पैकेट रहता था, रोशना कहते थे उसको, ठीक है, तो उसको पानी में डालते थे, जो जिस फ्लेवर का लेते थे उस फ्लेवर का बन जाता था, ठीक है। तो उस प्रकार से मिक्स करते थे तो हो जाता था, ठीक उसी प्रकार से विसरण, ठीक है, यानी दो चीज को मिलाने के बाद जो है ना दोनों मिल जाए आपस में, ठीक है, दो चीज को मिलाने पे आपस में वो मिल जाए, ठीक है, पता नहीं चले अंतर, तो उसी प्रकार जो है विसरण होता है क्या, सॉलिड में विसरण होगा, ठीक है। चलिए तो देखते हैं क्या करते हैं। दो सॉलिड है मेरे पास, ठीक है, एक ब्लू एक रेड सॉलिड है, ठीक है, इसको क्या करते हैं, मिलाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो ये मिलेगा, देखिए इसका कलर तो अभी भी पता चल रहा है ना, दोनों नहीं मिक्स हो रहा है, नहीं हो रहा है ना, ठीक है। उसी प्रकार से अब चलिए ये ले लिए, ठीक है, लोहा लेते हैं, ठीक है, लोहा लीजिए, आप पीतल लीजिए या चांदी लीजिए, ठीक है, जो उसके कलर की तरह ना हो, बस इतना अंतर रखिए, ठीक है, अलग अलग कलर का हो तो उसको लीजिए, आप मिलाइए तो मिलेगा, नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन कुछ धातु ऐसे भी हैं, कुछ धातु यानी अनगिनत में दो हैं, ठीक है, दोनों मिला के ही बनाया जाता है। इसलिए हम देखिए कॉपर और जिंक, ये दोनों को जब बहुत समय के लिए छोड़ दिया जाता है, बहुत समय के लिए जब छोड़ दिया जाता है तो उसका कुछ भाग जो मिल जाता है आपस में, इस प्रकार से समझिए कि इसका जो है ना ये भाग है, ओके, ये भाग मानिए तो ये, ठीक है, इस प्रकार से दोनों मिक्स हो जाता है, इसका भाग इधर आ जाता है, ओके। इसको अलग अलग कलर से दिखाते हैं तब तो पता चलेगा आपको, ओके। इसको कॉपर को इस ब्लू से दिखा रहे हैं, ठीक है, जिंक को ब्लू से दिखा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे कॉपर को जो है हम रेड से दिखाते हैं, ठीक है। इसका दोनों भाग जो मिक्स हो जाता है इस प्रकार से, ठीक है, बहुत समय छोड़ने के बाद जो ये मिक्स हो जाता है। विसरण यानी कुछ में होता है, सब में नहीं होता, ठीक है, अब कुछ को नजरअंदाज अगर कर दिया जाए, ठीक है, तो विसरण सॉलिड स्टेट की प्रॉपर्टी नहीं है। पूछेगा क्या विसरण सॉलिड स्टेट की प्रॉपर्टी है, तो आप बोलिएगा नहीं, ठीक है, क्या बोलिएगा, नहीं, सीधे यहाँ बोल दीजिए, क्रॉस लगा देते हैं, ठीक है, मतलब होता है नहीं। अब देखते हैं संपीड्यता। संपीड्यता का मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझा दीजिए आप, ठीक है। संपीड्यता का मतलब आप ऐसे समझिए, ओके, तो देखिए ये सॉलिड है, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में। अब क्या करते हैं, संपीड़न का मतलब होता है इसके दबाने के बाद इसका आयतन क्या हो जाए, बढ़ जाए, ठीक है, आयतन बढ़ाना आपको। ये जितना स्थान अभी देखिए मेरे हाथ पर रखा हुआ इतना स्थान छेक रहा है, अब इससे जो है थोड़ा सा ज्यादा स्थान छेकना चाहिए, ठीक है, तो हम दबाते हैं, देखते क्या ज्यादा स्थान छेक पाएगा, ठीक है, ज्यादा फोर्स लगाने के बाद भी देखिए उतना का उतना ही रहा कि नहीं, हाँ, ठीक है, तो ये स्थान नहीं छेक पाया, यानी क्या, तब लोहा क्या हो जाएगा, मतलब लोहा सॉलिड क्या है,
संपीड़ित नहीं है, ठीक है। चलिए आप ये भी ठीक है, संपीड़ित नहीं है, ओके। लेकिन हाँ, यहाँ तक तो सही है, लेकिन इसमें भी कुछ अपवाद है। जैसे पान रोटी देखे होंगे, ठीक, खाए हुए भी होंगे। तो पान रोटी की क्या कीजिए, लीजिए उसको आप दबाइए, तो क्या उसका आयतन बढ़ जाता है ना। अगर मानिए इतना सा है, ठीक है, मानते हैं हम यहाँ, क्या इतना सा अगर पान रोटी है, ठीक है, जब उसको दबाते हैं तो इसका आयतन इतना बढ़ जाता है, ठीक है, बढ़ जाता है इतना आयतन। तो क्या हुआ, संपीड़ी है कि नहीं, ये अपवाद है, ठीक। अपवाद को अगर नजरअंदाज कर दिया जाए, ठीक है, अपवाद होते हैं सॉलिड स्टेट में भी होते हैं, मतलब बहुत जगह पर अपवाद होते हैं, ठीक है। कुछ अपवाद आपको याद रखना पड़ेगा, कुछ अपवाद आपको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो अपवाद है संपीड़िता का, ये अपवाद के कारण ही जो है ना, एक ही अपवाद है, ठीक। तो इसीलिए इसको क्या दिया जाता है, क्या कि तुम सॉलिड का स्टेट की प्रॉपर्टी नहीं हो, इसलिए इसे बोल दिया जाता है असंपीड्यता, असंपीड्य, ठीक है। तुम असंपीड्य हो, ठीक है, यानी तुम सॉलिड स्टेट में नहीं आते हो, ठीक है। ये हो गया। अब जो है नम्मा, ठीक है, नम्मा लास्ट है, ठीक है, आपका द सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर का, ओके, ध्यान दीजिएगा। ये जो नम्मा है आपको ऊर्ध्वपातन, सबसे पहले समझते हैं ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं। ऊर्ध्वपातन एक घरेलू एग्जांपल लेते हैं, सबसे पहले इसका घरेलू एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। चलिए आप सब देखे हुए हैं, पूजा पाठ होता है, ठीक है, पूजा पाठ में देखे हुए हैं कि थाली में कपूर रहता है, ठीक है। आरती के समय जो थाली में कपूर रहता है, क्या कपूर से पानी छोड़ता है। अगर पानी छोड़ेगा तो सोचिए, तो थाली जो पानी से भर जाएगा, लेकिन ऐसा होता है नहीं, कुछ नहीं बचता है थाली में, बचते हुए देखिए आप, नहीं बचता है, ठीक। या तो आप एक काम कीजिए, आप घर से जो है ना, घर में कपूर ले आइए, उसको जलाइए, ठीक है। आप देखिए उसको आराम से, देखिएगा क्या कपूर जो उड़ गया है, लेकिन पानी नहीं बचा है, यानी लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होकर सीधे क्या हो गया, वाष्प बन गया, ठीक है। यानी कहने का मतलब तात्पर्य यह है मेरा कि सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है, बिना द्रव में बदले हुए, ठीक है, ये सॉलिड फॉर्म है, तो हम इसको बिना द्रव में बदले हुए क्या हो जाता है, इसको क्रॉस मार देते, बिना द्रव में बदले हुए क्या बन जाता है, वाष्प बन जाता है, ठीक है, वाष्प बन जाता है, ये, ठीक है, वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाता है, बिना द्रव में चेंज हुए, ओके, वाष्प रूप में परिवर्तित हो जाता है, ओके। इसी को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऊर्ध्वपातन वह प्रक्रिया है, ऊर्ध्वपातन वह प्रक्रिया है, ठीक है, ऊर्ध्वपातन वह प्रक्रिया है जिसमें किसी ठोस को गर्म करने पर वह बिना लिक्विड में बदले हुए वाष्प बन जाता है, उसी को क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं, ठीक है। इसका हम परिभाषा भी लिख देते हैं, ठीक है। इसका आप चाहे तो चित्र बना सकते हैं यहाँ से, ओके। इसका चित्र, एक और चित्र आएगा, ठीक है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस चित्र को नोट नहीं करिएगा बिल्कुल भी, ठीक है। ऊर्ध्वपातन वह प्रक्रिया है, ऊर्ध्वपातन वह प्रक्रिया है जिसमें किसी ठोस को गर्म करने पर ऊर्ध्वपातन वह प्रक्रिया है जिसमें किसी ठोस को गर्म करने पर वह बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प बन जाता है, सीधे क्या होता है, वाष्प बन जाता है, ठीक है। लेकिन एक बात आप याद रखिएगा, ये जो वाष्प बन गया, इसका जो वाष्प होता है वो ठोस के रूप में होता है, ठीक है, ठोस के रूप में होता है वाष्प। जिस प्रकार से धुआं ठोस होता है उसी प्रकार से इसका जो है ना
मतलब वाष्प जो बनता है वो भी ठोस होता है। ठीक, इसको जो आप क्या करिएगा, इसको जो आप फिर से उसको दबाइएगा, मतलब संपीड़ित कीजिएगा दाब देके, तो ये जो है ना, या तो आप एक काम कीजिए, इसको ठंडा कर दीजिए, तो फिर से ये सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा। क्या हो जाएगा? सॉलिड फॉर्म में ये फिर से आएगा। ठीक है, सीधे वाष्प बन जाता है। ठीक है, वाष्प बनने के बाद आप यहाँ से क्या करते हैं, हम थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करते हैं। ठीक है, सीधे वाष्प बन जाता है, फिर वह प्रक्रिया दोहराता है। ठीक है, फिर वह प्रक्रिया दोहराता है। ठीक है, या प्रक्रिया वह, या ऐसे बोल सकते हो, वह प्रक्रिया फिर से पुनः दोहराता है, या उल्टा। ठीक है, वह पुनः बन जाता है। ठीक ठीक ठीक, इसके विपरीत, ठीक, इसके विपरीत 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 प्रक्रिया को दोहराता है, प्रक्रिया को दोहराता है, उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठीक है, बट एक बात याद रखिएगा, देखिए हमें ये परिभाषा जो है बुक के अकॉर्डिंग नहीं लिखी। ठीक है, ये जो परिभाषा है यहाँ तक बुक का आपको मिल जाएगा, द्रव में बदले सीधे वाष्प बन जाता है, यहाँ तक मिल जाएगा। ठीक, ये जो है हम खुद से जोड़े हुए हैं, क्या कि ये प्रक्रिया जो फिर से दोहरा रहा है, तो इसलिए जो है ना प्रक्रिया को सीधे बोल दिए। ठीक है, लेकिन अगर आपको एग्जाम में बोले, हम बस इसको समझाने के लिए बोले हैं। ठीक ठीक, इसके विपरीत प्रक्रिया को दोहराता है। ठीक है, ठीक, इसके विपरीत, यानी पहले वाष्प बना, वाष्प क्या करेगा, वाष्प को फिर ठंडा करेगा। ठीक है, ठंडा करने के बाद फिर से वही सॉलिड बन जाएगा। ठीक है, या ऐसे भी लिख सकते हैं, वह अपनी जो है ना, ठीक, इसके विपरीत प्रक्रिया करने पर वह अपनी पुनः अवस्था में आ जाता है। ठीक है, ठीक है, इसके विपरीत प्रक्रिया करने पर, लिख देते हैं, प्रक्रिया करने पर वह पुनः अपनी अवस्था में, पुनः अपने अवस्था में आ जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, उसी को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल समझिएगा, कुछ एग्जांपल, एक एग्जांपल हमको बताना है। ठीक है, उसमें से एक एग्जांपल बताना है। ओके, एग्जांपल इसका देखिए, अमोनियम क्लोराइड, क्या हो जाएगा, अमोनियम क्लोराइड। ओके, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। ओके, अमोनियम क्लोराइड का आयोडीन, 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 सोडियम, सोडियम। ओके, और एक हो जाएगा शुष्क बर्फ। ठीक है, कुछ इसके बारे में बोल देते हैं, शुष्क बर्फ। ठीक है, शुष्क बर्फ। ठीक है, आदि। देखिए, सबसे पहले ये समझिए, अमोनियम क्लोराइड को नौसादर कहा जाता है। ठीक है, और शुष्क बर्फ जो है ना, शुष्क बर्फ होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, शुष्क बर्फ क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। एग्जाम्पल और भी होंगे। ठीक, हमने इतना ही एग्जाम्पल लिखा। सबसे पहले हमको बताना है शुष्क बर्फ के बारे में। ठीक है, तो एक काम करते हैं, बेसिकली जो हम इसको एग्जाम्पल के साथ ही आपको समझा देते, चित्र के साथ, दोनों काम एक साथ हो जाएगा। ठीक है, इसका आप एग्जाम्पल नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आप जो है इसका ऊर्ध्वपातन में एक और चीज समझना है आपको। ठीक है, एक चित्र हम बताते हैं, बेसिकली वही चित्र जो है ना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये सब परिभाषा हुआ। ठीक है, देखिए चित्र को थोड़ा इस बार अच्छे से बनाना है। ठीक है, क्या है कि इससे जो पहले वाला लेक्चर था ना, वो थोड़ा हम डिलीट कर दिए, उसमें बहुत सारा मिस्टेक हो गया हमसे। ओके, यानी इस लेक्चर का जो है ना 2 वीडियो उपलब्ध है, लेकिन वो लेक्चर थोड़ा सा खराब हो चुका था, इसलिए उसको हमने हटा दिया। ठीक है, उसको हटा दिया। तो देखिए क्या किए, यहाँ पे जो है हम यहाँ पे स्वाति लिए। ओके, यहाँ पे आग लिए। ओके, फायर इस प्रकार से होता है कुछ। ओके, ठीक है,
इस प्रकार से उन्हें बनाया है इसको। अब यहाँ पे से आग दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ से आग दे रहे हैं, ओके, यहाँ से आग दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए अब हमने क्या किया, शुष्क बर्फ ले लिया। चलिए शुष्क बर्फ ले लेते हैं, व्हाइट होता है बल्कि मेरे पास तो है नहीं, ठीक है, लेकिन समझिए इसी को शुष्क बर्फ ले लिए। ये क्या ले लिया हम, शुष्क बर्फ, ठीक है। शुष्क बर्फ जो है ना कब बनता है पता है आपको, देखिए शुष्क बर्फ यानी जो बर्फ होता है वो बर्फ नॉर्मली हुआ, ठीक है। शुष्क बर्फ के बारे में समझिए, कार्बन डाइऑक्साइड का रहता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म में रहता है ये शुष्क बर्फ को, जो जब -78.5 डिग्री सेल्सियस माइनस में है, ठीक है, ठीक है, जब बर्फ मतलब -78.5 डिग्री सेल्सियस लगता है, ठीक है, माइनस में, तब ये शुष्क बर्फ बनता है, ठीक है। इसको क्या किए हम, हीट दिए। हीट देने के बाद जो है ना यहाँ पर इसका जो है ठोस रूप में कण यहाँ पर आ गया, ठीक है, ठोस के रूप में, ये ठोस के रूप में आ गया, ठीक है। इसी को कहते हैं ऊर्ध्वपात, ऊर्ध्वपात, ठीक है, इसी को कहते हैं ऊर्ध्वपात, ठीक है। यानी ऊर्ध्वपात किसे कहते हैं, ठीक है, इसके बारे में समझिए ऊर्ध्वपात के बारे में, कि जब जब जो है ना ठोस पदार्थ को गर्म करते हैं, ठीक है, या सीधे ऊर्ध्वपातन की ओर, जब किसी पदार्थ को गर्म करने पर, ठीक है, उसका आकार जो है या इस तरह से समझिए, ठीक है, इसको थोड़ा और छोटा कर देते हैं, पातन की प्रक्रिया में, हाँ समझिए, ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया में जो ठोस, ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया में जो वाष्प ठोस के रूप में बचता है, ठीक, ठोस के रूप में जो बचता है, ये ठोस के रूप में, ठीक, ठोस के रूप में जो बचता है उसको क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपात कहते हैं, ठीक है। ये इसका वोकल लैंग्वेज नहीं है, ये अपने से बनाती है, ठीक है, तो इसको समझिएगा, ओके। यही था फिगर, इसके बारे में बताना था, ये सब खत्म हो चुका आपका, ठीक है। द सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर की प्रॉपर्टी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, ओके, ध्यान दीजिएगा। आप जो चलेंगे हम लिक्विड, ठीक है, लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर की तरफ, ओके, ध्यान दीजिएगा। चलेंगे कहाँ पे, सॉलिड चल रही है, अब चलना है लिक्विड, ओके, यहाँ पे चलते हैं लिक्विड फॉर्म में। लिक्विड के बारे में आप समझिएगा सबसे पहला, ठीक है, हम दो चित्र बनाते हैं, ठीक है, ये ठोस, ओके, ये द्रव। अब तो बोलिएगा क्या, आप तो दो सेम ही चित्र बना दिए, नहीं, बस कण के सजाने का तरीका अलग होगा। इसमें जो है कण सटे सटे होंगे, यानी इसको इस तरह से रफ कर दे, पूरी तरह से कर देते, ठीक है, इस प्रकार से सटे सटे होंगे, बीच में बिल्कुल भी स्पेस नहीं होगा, ओके, इस तरह से पूरी तरह से सटे सटे होंगे, बीच में जो है ना आपको दिख रहा है जो स्पेस, वो भी स्पेस नहीं रहता है, ठीक है, बिल्कुल सटा सटा रहता है। लेकिन द्रव में एक कण यहाँ 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 इस प्रकार से रहता है द्रव में, ठीक है, थोड़ा थोड़ा स्थान रहता है इसमें, ठीक है, थोड़ा थोड़ा स्थान रहता है द्रव में, ध्यान दीजिएगा, इसी से समझना। ठोस के बारे में हम जो बताए थे, ओके, पिछले लेक्चर में क्या है, ठोस के कण जो क्या होते हैं, ठोस के कण के बारे में बताए थे कि ये सटे सटे होते हैं, ठीक है, इस कारण से इसका अंतर आणविक आकर्षण बल क्या होता है, यानी जो फोर्स लगता है बहुत ज्यादा मजबूत होता है, ठीक है, आप इसको तोड़ नहीं सकते, मतलब मजबूत बहुत ज्यादा होता है, तोड़ने की कोशिश कर सकते हैं लेकिन टूटेगा, ठीक, जैसे आप लोहा को तोड़ के दिखाइए पता चल जाएगा, ठीक। तो लेकिन ये द्रव के जो है अंतरा अणुक स्थान जो होते हैं, ये दोनों बीच के दो कण के बीच के जो स्थान होते हैं, ठीक है, ये दो कण के बीच जो स्थान होते हैं, ये ठोस के अपेक्षा अधिक होते हैं, क्या होते हैं, ठोस के अपेक्षा अधिक होते हैं, ठीक है। इस कारण से इसका अंतरा आणविक आकर्षण बल जो होता है ना कमजोर होता है, ठीक है, यही था इसका बेसिकली मुख्य रूप से, ठीक है, ये द्रव के बारे में, ओके। अब आगे समझते हैं, ठीक है, द्रव के बारे में, द्रव की प्रॉपर्टी आप समझते हैं, ओके। अब द्रव की जो है सबसे पहला प्रॉपर्टी, ओके, द लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर का जो है, द लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर का, ओके, पहला प्रॉपर्टी के बारे में आप समझते हैं, ठीक है। पहला प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है, इसका समझिए आकृति और आयतन, आकृति और आयतन,
ओके, यहाँ पे देखिए आकृति और आयतन के बारे में बताते हैं। आकृति, आकृति मतलब शेप साइज, ठीक है, मानव का एक शेप साइज होता है, ठीक है। लेकिन उसी प्रकार से जो है ना ठोस का भी होता है। ठोस को आप जिस साइज में कर दीजिए, अब इसका ये साइज है, ठीक है, आप इसको बदल सकते हैं साइज? नहीं बदल सकते, ठीक है। ये अपने आप बदल सकता है अपना साइज? नहीं बदल सकता, ठीक है। तो लेकिन द्रव, द्रव की जो आकृति होता है आप जिसमें डालिए उसको, ठीक है, एक ले लीजिए पानी, ठीक है, पानी लीजिए, ओके, इसमें रखिए, ओके, ठीक है। आप एक कंटेनर में बना देते हैं, ओके, इस प्रकार से थोड़ा सा इस प्रकार से बनाते हैं इसमें, ठीक है, इस प्रकार से जाएगा यहीं तक, ठीक है, इस प्रकार से बनाते हैं। ये जो पानी आप इसमें डालिए सबसे पहले, ठीक है, ये पानी इसमें डालिए तो इस फॉर्म में आ जाएगा, इसकी आकृति इस तरह हो जाएगी। फिर इसमें डालिए तो इस टाइप का आ जाएगा, ठीक। जब इसमें डालिएगा तो इस टाइप का आ जाएगा इसकी आकृति। सबकी आकृति अलग अलग हो गई। तो बताइए आप कि लिक्विड का जो आकृति है निश्चित होगा कि अनिश्चित होगा, ठीक है, यानी इसकी आकृति क्या हो जाएगी? अनिश्चित हो जाएगी। आकृति क्या हो जाएगी? अनिश्चित, अनिश्चित हो जाएगी। लेकिन आयतन देखिए, ये इतना आयतन छेका, ठीक है, नीचे का गया तो ये जो आयतन है इसका, जितना पानी है जितना आयतन ये छेक सकता है, ठीक है, आयतन उसका एक निश्चित है ना। आयतन आप बोलिएगा क्या, कैसे निश्चित है? अलग अलग चीज में रख रहे हैं तो अलग अलग, पानी तो नहीं घट रहा है ना, पानी जितना है उतना ही, तो आयतन तो निश्चित हुआ, ठीक है। इसीलिए आयतन क्या हो जाता है इसका? निश्चित हो जाता है। पानी तो घटा नहीं, भले एक फॉर्म से मतलब एक चीज में से दूसरे चीज में रखे, दूसरे चीज से तीसरे चीज में रखे, लेकिन पानी नहीं घटा, ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगी इसकी आयतन हो जाएगा निश्चित, ठीक है। मान लीजिए ये 1 लीटर है, ठीक है, तो इसमें डाले ये भी 1 लीटर होगा, फिर इसमें डाल तो ये भी 1 ही लीटर ना होगा, ठीक है, यानी दोनों स्थिति में वही होगा। तो आकृति क्या हो जाएगी? अनिश्चित हो जाएगी, और आयतन क्या हो जाएगा? लिक्विड का निश्चित हो जाएगा, ठीक है। ये आकृति थी, आकृति और आयतन के बारे में बता दिए, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे दूसरा घनत्व, ठीक है, दूसरा जो है, दूसरा इसकी प्रॉपर्टी है घनत्व। घनत्व के बारे में भी समझिए, ओके। घनत्व का अर्थ क्या बताए थे हम आपको? घनत्व का अर्थ क्या बताए थे? ध्यान अगर दिए होंगे आप तो घनत्व का अर्थ बताए थे हम, घनत्व यानी होता है घनापन, ठीक है। जिस प्रकार से विचित्र बनाया हम इस प्रकार से, ठीक है, ये सॉलिड का है, सब साथ साथ में रहेगा, ठीक है, इसी तरह से चिपका हुआ रहेगा, ठीक है, यानी इसमें कण तो ज्यादा होगा, ठीक है, जो सब सटे सटे हुए कण ज्यादा होंगे। लेकिन यही लिक्विड की बात करें हम, जिसके कण देखिए हटे हटे होते, बीच में तो स्पेस आ गया। इसी स्पेस में एक बात होता है, याद रखिएगा, इसी स्पेस में जो आप चीनी डालते हैं, चीनी जो घुलाते हैं, ठीक, चीनी इसी में चला जाता है, ठीक। ये हुआ बेसिकली ये ठोस हो गया, सॉलिड, सॉलिड, ओके, लिक्विड हो गया, ठीक। इसके कण हटे हटे होते, इसलिए ठोस की अपेक्षा जो है ना इसके इसमें घनत्व कम होता है, ठीक है, कम होता है, ये बात सही है, ठीक है। आप हमने पिछले लेक्चर में जो है इसका इमेज भी दिखाया था, ठीक, वीडियो में ग्रीन कलर का इमेज दिख रहा होगा, ठीक है। पिछले लेक्चर में हमने ग्रीन कलर का इमेज दिखाया था, उसमें से छोटा सा छेद दिखाई दे रहा था, ठीक है। तो वो जो छेद था ना वो यही था, दोनों के बीच में जो है ना स्थान, ठीक है। पिछला वीडियो देखिएगा, आपको समझ आ जाएगा बिल्कुल तरह अच्छी तरह से, ठीक है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं सॉलिड की अपेक्षा जो है ना लिक्विड में घनत्व क्या होते हैं? कम होते हैं, यानी ठोस की अपेक्षा द्रव में इसका घनत्व क्या होते हैं? कम होते हैं। ठोस की अपेक्षा यहाँ पे लिख सकते हैं आंसर में, ठोस की अपेक्षा, ठोस की अपेक्षा द्रव का घनत्व, द्रव का घनत्व, ठीक है, द्रव का घनत्व कम होता है, द्रव का घनत्व कम होता है, ओके। द्रव का घनत्व क्या होता है? कम होता है, द्रव का घनत्व क्या होता है? कम होता है। ठोस की अपेक्षा द्रव का घनत्व क्या होता है? बिल्कुल ही कम होता है, ठीक है। यह ध्यान देने वाली बात थी। दूसरा हो गया, ठीक है, द्रव का घनत्व, और तीसरा घनत्व के बाद जो है ना द्रवणांक और क्वथनांक,
से पहले हम जो पढ़ेंगे, ठीक है, तीसरा संपीड़िता, ठीक है। तीसरा जो आपका होगा, ओके, अभी 3 को लेके चलते हैं इस बार, 3 को नहीं मतलब 2 को लेके चलते हैं, ठीक है, बहुत आसान आसान रहेगा संपीड़िता, ठीक है। चौथा ले लेते हैं हम तरलता, तरलता, ओके। 5वां ले लेते हैं हम बर्फ का जमना, यानी द्रव का जमना, ठीक है, द्रव का जमना, ओके, जमना या सीधे, हाँ, द्रव का जमना, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम बताते हैं तरलता, ठीक है। तरलता मतलब क्या होता है? तरलता मतलब तेल नहीं समझ लीजिएगा, ठीक है। तरलता मतलब देखिए, आप क्या कीजिए, पानी लीजिए, ठीक है, पानी को हाथ पे रखिए, चलिए हाथ पे रखेंगे तो चल जाएगा नीचे। एक काम कीजिए, आप जो है ना धरती पे रखिए पानी को, ठीक है। आप देखिएगा कि पानी जो है बह रहा है, इधर से उधर इधर से उधर बह रहा है, ठीक है। तो वो जो हमने सबसे पहली बात बताए थे कि द्रव का अंतराण्विक स्थान जो होता है ना, वो ठोस के अपेक्षा अधिक होता है, इसलिए उसमें अंतराण्विक आकर्षण बल क्या होते हैं? कमजोर होते हैं, ठीक है। इसी कारण से इसमें तरलता होता है, ठीक है। तरलता का रीजन वही है, एक दूसरे को सही से पकड़ कर नहीं रखते हैं, जिस कारण से वह बहते चले जाते हैं, ओके। यही था तरलता, यानी तरलता इसमें होगा, यानी आंसर अगर हम बोले, ठीक है, तो होगा, ठीक है, तरलता। द्रव का जमना, अब जानते हैं जब आप बर्फ जमाते हैं पानी देके फ्रिज में, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ जमता है, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ जमता है, ठीक है, उसी को द्रव का जमना कहते हैं। यानी हम समझ गए कि लिक्विड में द्रव का जमना होता है, ठीक है। यहाँ ये भी खत्म। अब देखिए ये भी हो गया, यानी होता है। संपीड़िता, संपीड़िता के बारे में क्या होता है, ठीक, संपीड़िता के बारे में क्या बताते हैं, क्या बोले, बॉक्स लिए, इसको दबाए, इसका आयतन बढ़ेगा, नहीं बढ़ा, तो ये क्या हो गया, यानी वो संपीड़ित था, सॉलिड था, ठीक है। एक काम कीजिए आप जो है, ये तो ठोस था, अब हम पानी को कैसे, हाथ में पानी लेके दबाए, वो तो बह जाएगा। एक काम करते हैं, चलिए कुछ आइडिया लगाते हैं, ठीक है। तो एक काम कीजिए, आप बैलून लीजिए, ठीक है, बैलून लीजिए, बैलून में पानी भरिए, ओके। बैलून में पानी भरने के बाद उसको बांध दीजिए अच्छे से, खुला मत छोड़िएगा, नहीं तो दाबिएगा तो निकल जाएगा, ठीक है। बांध दीजिए बैलून को, फिर हाथ पे लीजिए, फिर उसको दबाइए, ठीक है, दबाइएगा तो दबेगा, जानते आप दबेगा, ठीक, फिर उसको छोड़ दीजिए, फिर उसी फॉर्म में आ जाएगा, आता है कि नहीं, ये नहीं, हाँ आयतन बढ़ा सकते हैं हम, ठीक है, आयतन बढ़ा सकते हैं। ठोस की अपेक्षा क्या होगा, इसमें ज्यादा होगा, ठोस में होता ही नहीं लेकिन इसमें होगा, यानी ठोस की अपेक्षा अधिक होगा, ठीक है, ठोस की अपेक्षा अधिक होगा। इसका हम आंसर इसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं आंसर, ओके, इसका आंसर हम लिख सकते हैं ठोस के अपेक्षा अधिक होगा, ठोस के अपेक्षा अधिक होगा, ये रहा। 5वां हो गया। अब छठा हम चलते हैं। छठा जो है, छठा भी इसी में लिख ही देते हैं, ज्यादा ठीक रहेगा और बेटर भी रहेगा मेरे ख्याल से, ठीक है। द्रवनांक नहीं, विसरण पहले लिखते हैं, विसरण, ठीक है। विसरण के बारे में आप समझिए, विसरण के बारे में क्या बताया था आपको, ठीक है। इसका थोड़ा सा इमेज भी बनाना पड़ेगा, इसलिए जो मिटा देते हैं, ओके। विसरण के बारे में क्या बताया था आपको कि चलिए विसरण के बारे में बताए थे, कलर मिक्स हो जाता है, ठीक। फिर से समझते हैं। आप एक लीजिए बॉक्स, ठीक है, ये बोतल लीजिए या गिलास लीजिए, ठीक है, फिर इससे बड़ा लीजिए, ठीक है, ये सब समझ लीजिए, ठीक है, बाल्टी समझ लीजिए, ठीक है। क्या कीजिए आप इसमें रेड कलर मिला दीजिए, रेड कलर मिला दिए, ओके। अब इस पानी को इसमें डालिए, इसमें भी पानी है, पहले से पानी मौजूद है, ठीक है, इसमें पहले से पानी मौजूद है, इसमें भी पानी था, ठीक है, इसमें भी पानी था, इसमें भी पानी था, ठीक है, पहले से मौजूद था। अब क्या कीजिए, इसमें पानी डालिए,
तो पानी डालिएगा तो रेड कलर इसमें भी मिक्स हो जाएगा, होगा कि नहीं। फिर और करिए, और होगा, और करिए, और होगा, ठीक। और गर्म करिएगा तो और होगा, ठीक है। गर्म करने के बाद और होता है, ठीक है। क्या पानी वाष्प बन के उड़ जाएगा तो सिर्फ कलर ही बता, इसलिए और होता है, ठीक है। यानी विसरण क्या होगा, विसरण गुण पाया जाएगा कि नहीं पाया जाएगा द्रव में, ठीक है। विसरण का गुण पाया जाएगा, ठीक है। विसरण का गुण क्या हो जाएगा, पाया जाएगा। विसरण होते हैं लिक्विड में, क्या होते हैं, विसरण होते हैं, ओके। और ताप बढ़ाया जाएगा तो और अधिक होगा, बस ये याद रखिए, ठीक है। विसरण के बारे में छठा हो गया, इजी बताया, विचार जो बताए इजी बताया। अभी जो सतमा होगा उसमें कंफ्यूजन होगा, ठीक है। क्या है कि बुक के अकॉर्डिंग आपका अलग होगा। हमने खोजा जो इधर उधर से खोजे, ठीक है, बहुत सारे बुक से खोजे, ठीक है, मोबाइल में सर्च किए, हर एक जगह से किए, तो उसमें कहीं ना कहीं कंफ्यूजन उत्पन्न हो गया। लेकिन आप जो अपने बुक के अकॉर्डिंग ही चलिए, ठीक है। हम तो यही कहेंगे अपने बुक के अकॉर्डिंग चलिएगा, ओके। ये जो सातवां जो है, ठीक है, द्रवणांक सातवां, ओके, द्रवणांक और क्वथनांक, ओके, क्या है, द्रवणांक और क्वथनांक, ओके। देखिए द्रवणांक और क्वथनांक के बारे में समझते हैं। द्रवणांक ये नहीं बताए थे मेल्टिंग पॉइंट, और क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट। अब तो बताइए आप, द्रव तो पहले से मेल्ट है, पिघला हुआ है, ठीक है, आप उसको कितना मेल्ट करेंगे, ठीक है, ये बात तो सही है। तो लेकिन हमें किताब में, बुक में पढ़े, हमको सर पढ़ाए थे कि द्रव और क्वथनांक जो होते हैं ना, ठोस की अपेक्षा निम्न होते हैं, ठीक है, ठोस की अपेक्षा निम्न होते हैं। काहे कि क्वथनांक, पानी को उबालते हैं 100 डिग्री सेल्सियस में, कितना डिग्री सेल्सियस में उबालते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस में। अब कहाँ इसको हम 2000 से 5000 के बीच सॉलिड को उबालते हैं, ठीक है। तो द्रवणांक और द्रवणांक तो पहले से मेल्ट है, तो ये तो होना नहीं चाहिए। ये क्वथनांक, क्वथनांक होगा, ठीक है, लेकिन ठोस की अपेक्षा कम होगा, ठीक है, ठोस की अपेक्षा क्या होगा, कम होगा। अब सिचुएशन ये क्रिएट करता, हमने बुक में पढ़ा कि निम्न होता है। अगर हम बोले कि बात तो सही है, अगर हम बर्फ को भी ले ले, ठीक है, बर्फ मतलब पहले तो द्रव रहता है, उसको जमाते हैं ना, ठीक है, तो बर्फ को लेते हैं। बर्फ अगर बन गया तो सॉलिड फॉर्म हो गया, अब क्या करें, ठीक है। तो इसमें हम ये ही राय देंगे, ठीक है, कि आप बुक का देखिए, क्या है कि आपका क्वेश्चन बुक से आएगा, ठीक है, तो बुक पे भी ध्यान दीजिए। एनसीईआरटी बुक में अगर चेंज किया गया है, इस बार नया बुक भी आया है, ठीक है, नया सब्जेक्ट भी जुड़ा होगा आपके बुक में, ठीक है, नया टॉपिक जो है उसमें जुड़ा होगा, तो उसको ध्यान दीजिए। अगर चेंज हुआ है तो ठीक, नहीं तो आप उसको याद रखिएगा, ठीक है। निम्न होता है, ठोस की अपेक्षा क्या होता है, द्रवणांक और क्वथनांक क्या होते हैं, ठोस की अपेक्षा, ओके, ठोस की अपेक्षा निम्न होते हैं, निम्न होते हैं, ठीक है। लेकिन हम इसको और अधिक करते हैं, ठीक है, क्या और अधिक करते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन बीच में खा छोड़ दे, ठीक है। हमने सर्च किए, हमने जो सर्च किया, ठीक है, आप सर्च करिएगा तो पता नहीं चलेगा कि क्या है नहीं है, ठीक है। तो हम जो बताते हैं, ठीक है, आप समझिएगा। वहां पे अगर सर्च करिएगा तो बोलेगा जीरो होता है, जीरो क्या, कुछ नहीं, जीरो मतलब कुछ नहीं होता है ना, जीरो मतलब तो सीधे कुछ नहीं होता है, ठीक है। यानी 0 रुपया आपके पास, तो क्या रुपया आपके पास, कुछ नहीं है ना। तो ठीक उसी प्रकार से द्रवणांक भी बताएगा आपको क्या, जीरो होता है। तो आप बेसिकली याद रखिए, ठीक है, द्रवणांक जो है लिक्विड में नहीं होते हैं, ठीक है, लिक्विड में क्या होते हैं, नहीं होते। अगर बर्फ लीजिएगा तो वो सॉलिड फॉर्म हो जाएगा, ठीक है, इसलिए लिक्विड को हम इग्नोर कर रहे हैं बीच से, ठीक है, इसको हम इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है, इस लेक्चर से। द्रवणांक नहीं होते, क्वथनांक होते। आपके बुक के अकॉर्डिंग, आप अपने बुक के अकॉर्डिंग चलिए, ठीक है, हम तो यही बोलेंगे, ठीक है। अगर आपको मिले कि सच में आप द्रवणांक जो बताए नहीं होते, ये तो होते हैं, तो आप कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। ये द्रवणांक और क्वथनांक हो गया, ठीक है। अब आठवां थोड़ा लंबा चलेगा और इंटरेस्टिंग भी है, ठीक है। आठवां जो है वाष्पन,
वाष्पन नहीं, वाष्प, ठीक है, वेपराइजेशन, ठीक है, वाष्प। वाष्प किसे कहते हैं? द्रव को जब उबालते हैं तो गैस फॉर्म में हो जाता है, उसी को वाष्प कहते हैं ना। तो ठीक है, वाष्प किसे कहते हैं? वह प्रक्रिया जिसमें द्रव यानी जल वाष्प के रूप में उत्सर्जित हो जाते हैं, उसी क्या कहते हैं? वाष्प कहते हैं। चलिए, बहुत अच्छा, वाष्प के बारे में बता दिया, ठीक है। लेकिन हम जो है एक आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। आप जो घर में पोछा लगाते हैं, ठीक है, पंखा चला देते हैं, तो बताइए, आप ही बताइए कि आखिर क्यों पानी सूख जाता है? पानी तो नहीं सूखना चाहिए, लेकिन क्यों सूख जाता है? क्या कि धूप में जानते सूखता है, वाष्प बन के उड़ता है, या गर्मी देंगे तब? तो आप बताइए क्या है? आपके पास आंसर है इसका? नहीं, हम आंसर देते हैं, ठीक। इसका बस यही रिलेशन है। देखिए, द्रव जो है लिक्विड, ठीक है, जब आप उसको फर्श पे यानी पोछा लगाते हैं, जो कहिए, ठीक है, तो उसको जो है ना आप क्या करते हैं, जब पोछा लगाते हैं तो वो जो पानी है ना, पानी वो आपस में ही झगड़ते रहते हैं, आपस में एक दूसरे से झगड़ते रहते हैं, ठीक है, झगड़ते रह रहे, ठीक है, ठीक है। ऊपर से अंतराण्विक आकर्षण बल भी कम होता है, एक रीजन और, अंतराण्विक आकर्षण बल कम होता है, ये बहुत बड़ा रीजन बन सकता है अपने लिए, ठीक है। अंतराण्विक आकर्षण बल बहुत बड़ा रीजन बन सकता है, ठीक है। तो जब ये हवा चलता है ना, हवा चलता है तो हवा जो है, हवा के साथ वो लड़ाई करने लगता है, ठीक है। हवाई भी लड़ाई कर रहा है और आपस में लड़ाई कर रहा है। जानते हैं, जब दो बीच में लड़ाई कर रहे हो, तीसरा बीच में फायदा उठा लेता है। तो इसी तरह से हवा जो बीच में फायदा उठा लेता है, हवा जो बीच में फायदा उठाता है, इसी कारण से वाष्प बन के उड़ा लेके जाता है, ठीक है। बीच में फायदा उठा लिया, मतलब कि दो बीच में लड़ाई हो रहा है, दो को बीच में रुपया के कारण, तीसरा आया रुपया लेके चला गया, उसको पता भी नहीं चला दोनों को, ठीक। उसी प्रकार से जो है ना, दोनों लड़ाई कर रहे थे, लड़ाई करने के बाद ये हवा आया, बोला अच्छा तुम आए तो हो, ठीक है। उस सबको तो ध्यान नहीं था, देख रहा है लड़ाई कर रहा है, तो मौका का फायदा सोचा हम उठा लेते, आया बीच में दिया। अब समझिए भीड़ में मार हो रहा है, 2-3 घुसा भी लगा दीजिए तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना, पता तो थोड़ी चल रहा है कि हम मारे हैं, बाद में मारे नहीं सकता हमको। तो आया हवा, ये भी फायदा उठा लिया, मारपीट कर लिया, उसका जो और गर्मी बढ़ा दिया, गर्मी बढ़ाया, वेपराइजेशन के ऊपर चला गया। यही था इसकी व्याख्या, ठीक है। अब देखिए, वाष्प को प्रभावित करने वाले कारक, ये तो 8वां है, ठीक। 8वां में ही जो है कुछ इंक्लूड है, उसके बारे में बताते हैं। ओके, वाष्प को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। वाष्प को प्रभावित करने वाले कारक, ये इसी के साथ मेरा वीडियो खत्म, मतलब लेक्चर खत्म होगा, करने वाले कारक, ठीक है। सब लिख देते एक तरफ से, कौन कौन कारक है हम सब लिख देते हैं। ओके, पहला द्रव की प्रकृति, ओके। दूसरा द्रव का ताप, ओके, द्रव का ताप हो गया। तीसरा द्रव का पृष्ठीय क्षेत्रफल, द्रव का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ओके। और चौथा वायु का वेग, वायु का वेग, यही देखिए वायु का वेग जो बताए ना, इसी से खत्म करते हैं। देखिए जो हम पहले बता चुके हैं उसको तो हम पहले ठीक मार देते हैं, ठीक है। फिर बताते हैं वायु का वेग। अब देखिए हवा को आप और तेज कर दीजिए तो जल्दी वेपराइजेशन होगा, मतलब वाष्प बन के ऊपर उड़ जाएगा, ठीक है। यानी हवा तेज होगा तो क्या होगा, वाष्प भी जल्दी बनेगा, ये प्रभावित करने में। जैसे कि आपको कोई मारा, शरीर में जो तकलीफ दिया, चोट पहुंचाया, ठीक है, तो प्रभावित किया आपके शरीर को, ठीक है। आप कुछ दिन तक लेटे रहिएगा, ठीक है, कमजोर रहेगा शरीर, उसके बाद ना आप आइएगा, ठीक है, तो तब तक में तो काम हो जाएगा ना उसका। तो इसी तरह से वायु का वेग जितना करिएगा वाष्प उतना जल्दी उड़ के जाएगा, ठीक है। ये चौथा खत्म, ठीक है, जो खत्म हो जाएगा उसको भी मिटा देंगे। द्रव का ताप से पहले आप देखिए द्रव का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। क्या करते हैं हम, एक जो है ना, सबसे पहले एक गिलास पानी लेते हैं,
यहाँ पर चित्र बनाते हैं इसको, ठीक है। एक गिलास पानी लिए, इसको धूप में छोड़ दिए, ठीक है। इसमें पानी लिए, इसको धूप में छोड़ दिए, और एक जो है थाली ली है, थाली लिए, ठीक है। थाली में भी पानी है, ठीक है, थाली में भी पानी है। तो दोनों में से पहले कौन वाष्प बन के उड़ेगा? जिसका क्षेत्रफल ज्यादा होगा वो जल्दी वेपराइजेशन होगा, ठीक है। पहले इसमें गर्मी लगा, गर्मी नीचे जाएगा, नीचे जाने के बाद वेपराइजेशन होगा, नहीं, इसमें तो सीधा ऊपर का लेयर है, ऊपर का लेयर गर्म होगा, तुरंत चला जाएगा, ठीक है। यानी क्षेत्रफल लाने के बाद हो जाएगा। अगर ऐसे भी नहीं तो आप छत पे जो पानी छिड़क दीजिए, ठीक है, और एक दौर में पानी रख दीजिए, ठीक, तब देखिए किसका होता है, ठीक है। तो जिसका क्षेत्रफल अधिक होगा, इसलिए तो पोछार में भी मारती है, तो पानी को जो है ना निचोड़ लेती है पहले ही, ठीक है, उसके बाद मारती है, हल्का ही लगे, ठीक है, ज्यादा नहीं लगे। आने तो ज्यादा कर दीजिए तो सूखने में टाइम लग जाएगा, ठीक है। उसके लिए आपको तब पंखा का जो वेग और बढ़ाना पड़ेगा, तब जल्दी हो जाएगा, ठीक। तो ये समझ लीजिए, जितना क्षेत्रफल अधिक होगा उतना अच्छा, ठीक है। ये द्रव का पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना अधिक होगा उतना जो है ना वाष्प को प्रभावित करेगा, ठीक है। इसको आप लिख लीजिएगा। आप देखिए द्रव की प्रकृति, ठीक है, दो को खत्म कर देते हैं, ठीक, इसको दो को हटा देते हैं, ओके। ध्यान दीजिएगा द्रव का ताप, ठीक है। द्रव का ताप से कहने का मतलब है आप उसमें कितना हीट दीजिएगा, जितना गर्मी दीजिएगा उतना जल्दी वो वाष्प बन के उड़ेगा, ठीक है। ये भी खत्म, ये खत्म हो गया, ओके। द्रव की प्रकृति, द्रव की प्रकृति के बारे में आप नेचुरली समझिए कि जैसे द्रव की प्रकृति, जैसे आप समझ लीजिए, ठीक है, बर्फ समझ लीजिए, ओके, बर्फ समझ लीजिए। अब बर्फ के बाद समझ लीजिए ईथर, ओके। ईथर, ईथर जो है ये 34 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, 34 डिग्री सेल्सियस पर जो है ना वाष्प बन के उड़ जाता है, ठीक है। लेकिन पानी, बर्फ ले लिए, ठीक है, पानी जो है इससे कहीं कम है, ठीक है। यानी पानी को 100 डिग्री सेल्सियस उबालने में लगता है, कितना डिग्री सेल्सियस लगता है? 100 डिग्री सेल्सियस लगता है पानी को उबालने में, ठीक है। लेकिन ईथर जो है आप ईथर को कमरे में रख दीजिए, ठीक है, ईथर को कमरे में रख दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, वाष्प बन के उड़ जाएगा तुरंत। लेकिन पानी को 100 डिग्री सेल्सियस पुराना पड़ेगा, तब जो है ना द्रव वाष्प बन के उड़ेगा, ठीक है। यानी द्रव की प्रकृति भी खत्म हो गया, द्रव का ताप भी खत्म हो गया। इसी के साथ हमारा लेक्चर खत्म। फिर अगले लेक्चर में मिलेंगे, कुछ प्रॉपर्टी अभी भी बाकी है लिक्विड स्टेट का, ठीक है, यानी लिक्विड का प्रॉपर्टी कुछ बाकी है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।